नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का 18वें नंबर का क्लास है। इससे पहले हम 17 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप जब भी वीडियो देखेंगे उस समय आप वीडियो को पॉज करके ही क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आप लोग का मैसेज आता है कि आप टाइम नहीं देते हो, तो भाई 30 से 35 मिनट के अंदर ही हमको पूरा वीडियो बनाना पड़ता है। साथ में स्टैटिक जीके भी उसका भी सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसीलिए टाइम का कुछ लोचा है, इसीलिए हम टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आप रोक के पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा कीजिए। आज के क्लास का ओवरव्यू। आज के क्लास में हम लोग लगभग 5 से 6 मैथ का सवाल करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक जीके से जानेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ज्योतिष दीदी के घर पे एक पिज़्ज़ा पार्टी हो रहा था। इस पार्टी में मनोज ने क्या किया कि अपने साथ 15 और लोगों को लेकर पार्टी में पहुंच गया। लोग एक दूसरे से हाथ मिलाए तथा एक दूसरे को पिज़्ज़ा बांटे। यहाँ पर कुल हाथ मिलानों की संख्या तथा कुल पिज़्ज़ा की संख्या का निकालना है। वे लोग टोटल हाथ मिलाने का नंबर बताना है आपको, और टोटल पिज़्ज़ा कितने टोटल पिज़्ज़ा थे उसका संख्या बताना है। क्या हुआ था कि कहीं भी आपका पार्टी था, उस पार्टी में एक भाई साहब ने 15 और लोगों को लेकर पहुंच गए। लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे से पिज़्ज़ा शेयर किया। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल कितने हाथ मिले एक दूसरे से और टोटल कितने पिज़्ज़ा उस पार्टी में खरीदे गए थे या लाए गए थे। ठीक है, मान लीजिए कि पार्टी में 2 लोग थे, ए और बी। तो ए बी से हाथ मिलाएगा या बी ए से हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने का संख्या एक ही होगा। मान लीजिए कि पार्टी में 3 लोग आए, ए आया, बी आया और सी आया। तो ए बी के साथ हाथ मिलाएगा, ए सी के साथ भी हाथ मिलाएगा, ठीक है, और बी सी के साथ मिलाएगा। टोटल 1 2 3 हाथ मिलाने का संख्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि पार्टी में 5 लोग आए, ए बी सी डी और ई। तो ए बी के साथ मिलाएगा हाथ, ए सी के साथ मिलाएगा, ए डी के साथ मिलाएगा और ए ई के साथ मिलाएगा। मतलब ए आपका टोटल 1 2 3 4 से हाथ मिलाएगा। ठीक है, ए बी के साथ मिला या बी ए के साथ मिला, काउंट एक ही कर रहा है, जैसे हम यहाँ बता चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद बी है, बी सी के साथ मिलाएगा, बी डी के साथ मिलाएगा और बी ई के साथ मिलाएगा। तो बी आपका कितना लोगों के साथ मिलाया? टोटल नंबर 3 हो गया। सी का देखिए, सी डी के साथ मिलाएगा और सी ई के साथ मिलाएगा, यानी सी 2 हाथ मिलाएगा। ठीक है, डी का देखिए, डी केवल 1 हाथ मिलाएगा, तो डी 1 हाथ मिलाएगा। कितने हो गए? 4 3 7 2 9 1 10। मतलब जब 5 लोग पार्टी में आएंगे तो एक दूसरे से हाथ मिलाने का नंबर कितना आ जाएगा? टोटल 10 आ जाएगा। यहाँ तो आप छोटा छोटा जो भी ये पार्टी हो रहा है, 5 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, तो निकाल ले रहे हैं। अगर बड़ा कोई नंबर दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, 25 दे दे, तो उस टाइम कैसे निकालिएगा? उसके लिए आप एक फार्मूला यूज कीजिएगा। कौन सा? एन, मतलब कितने लोग आए थे। ठीक है, उसमें से 1 घटा दीजिएगा, n-1/2। ये क्या निकला? टोटल हैंडशेक निकलेगा। हैंडशेक मतलब हाथ मिलाने का नंबर निकलेगा, उस पार्टी में कितने लोग हाथ मिलाए थे। ठीक है, एक बच जाता है गिफ्ट का, जो कि हम पिज़्ज़ा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको गिफ्ट निकालना है तो इसका 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। तो इसको n-1 इसको कर सकते हैं आपका गिफ्ट, या फिर क्या चीज़? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का संख्या आपको मिल जाएगा। ठीक है, पुट करके देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, 5 लोग आए थे पार्टी में, ए बी सी डी ई। तो 5 लोग पार्टी में आए थे। पुट कीजिए इसमें हैंडशेक वाला में कितने लोग हाथ मिलाते हैं, कितना आएगा? 5, और 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, अपॉन 2।
2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो 10 यहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए इसी ट्रिक को अपनाते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। क्या करेंगे, कितने लोग टोटल हो गए यहाँ से, एक ज्योति हो गई, एक मनोज हो गया और 15 लोग और हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 17 लोग हो गए पार्टी में। तो आपको बताना है कि कितने हाथ मिलाने का संख्या है, कितना पिज्जा है। तो आपको हाथ मिलाने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, हैंड शेक का n इंटू n माइनस 1/2। n कितना है, 17 गुना 17 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 16 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको काट दीजिए, 16 को 8 बार में जाएगा, 17 इंटू 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 136। ठीक है, तो टोटल हाथ मिलाने का संख्या 136 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन एक ही दिया हुआ है 136, तो मार्क आगे निकल जाएगा। लेकिन आपको हम बता देते हैं एक और चीज़, क्या तो टोटल पिज़्ज़ा का यानी गिफ्ट का। तो गिफ्ट या पिज़्ज़ा कैसे निकलिएगा, क्या होता है फॉर्मूला उसका, n इंटू n माइनस 1, मतलब इसका दोगुना भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 17 गुना 16, कितना आ जाएगा, 17 गुना 16, 17 इंटू 17 289, इसमें से 17 घटा दीजिए, कितना आएगा, 272। ठीक है, इसका दोगुना ऐसे भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मार के आगे बढ़िए। सेकेंड नंबर क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है DEF जो कि समरूप है ट्रायंगल PQR का। यदि उनका परिमाप का अनुपात दिया हुआ है 4:5 और PQ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो आपको भुजा DE का लंबाई निकालना है। ठीक है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है आपका DEF, समरूप है ट्रायंगल PQR का। तो जब भी समरूप देना तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, जैसे DE/PQ लिख सकते हैं आप, EF/QR लिख सकते हैं आप, DF/PQ लिख सकते हैं। जो टर्म यहाँ से उठाइएगा वही टर्म यहाँ से उठाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ से आप उठाइएगा DE, तो इधर से भी आपको PQ उठाना पड़ेगा। ठीक है, PQ उठा लिए, बराबर यहाँ से उठाइए आप EF, तो यहाँ से भी QR, EF यहाँ से QR। ठीक है, बराबर यहाँ से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला DF उठाइए, DF, तो इधर से भी फर्स्ट और लास्ट वाला कौन सा, P और R होगा, P और R होगा। ये बराबर होगा जो ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर के P1/P2, या फिर उसका कोई हाइट दिया रहेगा तो उसके बराबर कर सकते हैं आप। ठीक है, हाइट के रेशियो को बराबर कर सकते हैं। और कुछ भी मान लीजिए मीडियन दे दिया, माध्यिका दे दिया, तो उसके भी बराबर कर सकते हैं। एरिया दे देगा तो उस समय उसका आपका अंडर रूट लेना पड़ेगा, एरिया A1 बाई एरिया A2। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एरिया जब भी दे तो उसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, बाकी सब चीज़ किसी का भी रेशियो दे आपको डायरेक्ट बराबर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, PQ का वैल्यू दिया हुआ था, आपको DE निकालना है। PQE है, DE है। ठीक है, और पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो इतना इक्वल टू इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, DE/PQ बराबर P1/P2, मतलब पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, DE कितना, DE तो निकालना ही है, DE निकालना ही है आपको। और PQ का कितना दिया हुआ है, PQ 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। और P1/P2 कितना है परिमाप, 4:5 है, 4/5। तो 5 से 15 3 बार में कट जाएगा और ए जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो D कितना आया आपका, D आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। दो नल हैं क्रमशः 8 मिनट में और 20 मिनट में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। हालांकि एक साथ रिसाव की वजह से वे 30 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं।
उस टंकी को खाली करने के लिए रिसाव को कितना समय लगेगा। मतलब एक नल है जो 8 मिनट भरता है, दूसरा 20 मिनट में भरता है, और एक साथ जब 3 नल खोला जाता है जो कि दो भरने वाले हैं, एक रिसाव वाला है, ठीक है, तो उसके कारण 30 मिनट का समय लगता है। तो आपको जो रिसाव के कारण जो पानी बाहर आ रहा है, तो भरे हुए टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा, आपको वही निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि नल ए है, नल बी है, और नल ए प्लस नल बी प्लस नल कौन सा रिसाव को हम आर ले लेते हैं। ठीक है, तो जो मेरा नल ए है वो 8 मिनट में भरता है, नल बी 20 मिनट में भरता है, और तीनों मिलके 30 मिनट में भरते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे कितना जाएगा, 60 से तो 8 से आता नहीं है, 120 ले लेते हैं। 120 क्या है, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, या फिर आपका जो टंकी का कैपेसिटी इसको हम ले सकते हैं। 8 से 120 करना है, कितना आएगा, 15 से गुना करना पड़ेगा। 20 से 120 कितना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। 30 से 120 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका ए जो है वो 1 मिनट में 15 काम करता है, बी 1 मिनट में 6 काम करता है, और तीनों मिलके 1 मिनट में 4 ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ समझ में आया। ये 1 मिनट में 15, बी 1 मिनट में 6, और तीनों मिलकर 1 मिनट में 4 ही काम। इसका मतलब है कि आर जो है वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस आर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस आर बराबर 4 दिया हुआ है, और यहाँ से ए प्लस बी 15 6 21 दिया हुआ है। तो 21 प्लस आर बराबर 4। तो आर का वैल्यू कितना मिला आपको, माइनस का 17, क्योंकि आपका 17 माइनस में क्यों आया है, क्योंकि आर आपका पानी निकाल रहा है। तो आर का एफिशिएंसी आपको 17 मिल गए। ठीक है, तो टोटल 120 जो उसका क्षमता है, 120 लीटर जो उसका टंकी है, उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 120/17 मिनट उसको टोटल समय लगेगा। किसको, रिसाव को। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0 दिया हुआ है। तो उनके मूल के बीचों का अंतर निकालना है। मूल मतलब उनका रूट। ठीक है, रूट निकालिए और उसका बीच का डिफरेंस बताना है आपको। तो मान लीजिएगा मूल इसका रूट है अल्फा और बीटा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा निकालने का -b/a होता है। ठीक है, और बीटा निकालने का c/a होता है। इतना होता है। ए बी सी क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है, -6, सी का वैल्यू कितना है, 16। पुट कीजिए, अल्फा का वैल्यू निकालिए और बीटा का वैल्यू निकालिए। कितना आएगा, माइनस का बी माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ -6 है, तो यानी आपका 6 हो जाएगा बटे ए 1 है, बराबर 6 ही आ जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू। बीटा निकालिए, सी कितना दिया हुआ है, 16, और ए 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। तो दोनों का अंतर बताना है अल्फा और बीटा का। तो बीटा माइनस अल्फा करने पे कितना आएगा, 16 में से 6 निकालिएगा तो टोटल आपका 10 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 साल है, जहां सबसे कम उम्र का सदस्य 5 साल का है। सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। परिवार में 5 लोग थे, उनका टोटल एज 20 साल का दिया हुआ है, एवरेज। ठीक है, जब एवरेज दे दिया, औसत दे दिया, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा, कुल आयु कितना हो जाएगा उनका, तो 20 गुना 5 हो जाएगा। टोटल 100 वर्ष का है, अभी पांचों का योग 100 वर्ष का है। ठीक है, जहाँ पे सबसे जो कम उम्र है उसका 5 साल का अभी है, जो सबसे छोटा है। तो जब पूछा है कि जब छोटा वाला जन्म लिया था,
उस समय परिवार का औसत आयु बताना है जिस समय जन्म लिया था। तो जिस समय जन्म लिया था तो परिवार में 4 ही लोग बचेंगे, ठीक है, इतना तो पता है ना जी। ये अभी 5 लोग हैं, जिस समय छोटा वाला जन्म लिया था तो उसमें परिवार के 4 ही लोग थे। उस समय इसका औसत एज बताना है आपको। क्या कीजिएगा, 5 साल पीछे जाइए। फैमिली में 5 मेंबर थे, आपको 5 साल पीछे जाना है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के आप 25 साल पीछे चले जाइएगा, क्योंकि पाँचों में आप 5-5 साल उम्र पीछे कीजिएगा, ठीक है। तो पाँचों में 5-5 साल उम्र पीछे कीजिएगा, यानी 25 साल पीछे कीजिएगा। तो टोटल उन लोगों का सम कितना था 100 ईयर का। 100 ईयर में से 25 ईयर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 75 साल उनका फैमिली का क्या होगा, योग होगा, सम होगा। कब, जब उनका जो लास्ट छोटा वाला था वो जन्म लिया था, उस समय जो 4 सदस्य थे उनका सम 75 साल का था। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 75/4 इसका औसत हो जाएगा। उसको काटिएगा तो 18 चौके 72 होता है, कितना बार में जाएगा 18, 3 बचेगा, 18.7 इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक कंप्यूटर को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो सके, जब इसकी लागत मूल्य 18,000 रुपये हो। कोई कंप्यूटर है, बोल रहा है कि उसको कितना में हम बेचें, ठीक है, कितना उसका विक्रय मूल्य उसका डिसाइड करें ताकि 25% का लाभ हो, और हमको लागत मूल्य दिया हुआ है। क्वेश्चन तो इजी ही है, 25% का हमको लाभ कमाना है। 25% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/4। तो मान लीजिएगा मेरा जो क्रय मूल्य है उसको हम 4 मानेंगे, तो 1 का प्रॉफिट चाहिए तो मेरा विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये मेरा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो क्या करना है, 4 रेशियो का वैल्यू 18,000 है, 18,000 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका विक्रय मूल्य होगा। कैसे निकालिएगा, 4 से 18,000 को 4 से भाग कीजिए, उसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना बार हो जाएगा, 180 कटेगा आपका 45 बार में, 4500 आया। 45 से गुना 5 कीजिएगा, कितना जाएगा, 45 गुने 5 225 और 00, यानी 22,500 उसका क्या आया, 22,500 विक्रय मूल्य आया है उस कंप्यूटर का, ठीक है। 22,500 यानी 18,000 में खरीद के लाया था, 22,500 रुपये में बेच दिया, तो उसको 25% का लाभ हो गया। यहाँ से आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो रहा है। क्या है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खान। कौन, आगा खान उसका प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से ऑल इंडिया मुस्लिम का स्थापना कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1900 कहाँ पे हुआ था, ढाका में, ठीक है। ढाका में इसका स्थापना जरूर हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, लखनऊ में, ठीक है। जो मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, तो आपका किया था नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। किसने, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने किया था, ठीक है। इन्होंने 16 अगस्त 1946 को एक क्या बोल सकते हैं उसको, नरसंहार बोल सकते हैं, जिसको कि हम कोलकाता किलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम था उनका, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं, कोलकाता किलिंग के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था, 16 अगस्त 1946 को। इस डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में। प्रथम अध्यक्ष कौन, आगा खान। संस्थापक कौन थे, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के किस जगह से निकलती है उसके बारे में आपको बताना है, कृष्णा नदी के बारे में। तो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलता है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कृष्णा नदी आपका 4 राज्य से गुजरता है। एग्जाम में पूछता है कितने राज्य से, 4 राज्य से। कौन कौन सा, महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटका, उसके बगल में तेलंगाना, उसके बगल में आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका सहायक नदी पूछता है, कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा नदी, मुसी नदी, दूधगंगा। दूधगंगा
है एक, और पेनगंगा और वेनगंगा दो अलग अलग मतलब 3 नदी हैं। दूध गंगा, पेनगंगा और वेनगंगा। तो दूध गंगा आपका कृष्णा नदी के सहायक नदी है, लेकिन जो पेनगंगा और वेनगंगा है वो आपका गोदावरी का सहायक नदी है। ठीक है, तो दूध याद रखिएगा कृष्णा से, कृष्णा जी मक्खन खाते थे ना, तो दूध याद रखिएगा, दूध गंगा कृष्णा नदी से, बाकी पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी नदी का सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम के बारे में बता दीजिए। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम डैम कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। अलमाटी डैम कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। और भवसागर डैम कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। 4 नाम बताया कौन कौन सा? नागार्जुन, श्रीशैलम, अलमाटी और बसव सागर डैम। ठीक है, चलिए। बाल गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 तक कहाँ के जेल में रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक, इनका बचपन का नाम क्या था? केशव। कहाँ पे रखा गया था? पहले इसका आंसर जान लीजिए। तो म्यांमार में रखा गया था। कौन सा जेल में? मांडले जेल में। जरूर याद रखिएगा, कौन सा जेल? मांडले जेल, म्यांमार में। बाल गंगाधर तिलक का बचपन का नाम केशव। जो महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा होता है उसका शुरुआत या संस्थापक किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। जब इनको 1908 से 1914 तक म्यांमार का मांडले जेल में रखा गया था तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? नाम था उनका पुस्तक का नाम गीता रहस्य। कौन सा? गीता रहस्य। इनका 3 फेमस पुस्तक है, गीता रहस्य, केसरी और मराठी। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का गरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? टोटल मिलाकर 14 दिन को धन विधेयक को रख सकती है। बात आ गया धन विधेयक का। धन विधेयक हमारे संविधान में कितने नंबर अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 110 में दिया हुआ है धन विधेयक के बारे में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? एग्जाम में पूछता भी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, कौन बताता है? तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि धन विधेयक है कि नहीं। उससे पहले आपको जो धन विधेयक जब लाया जाता है, अच्छा एक बात और, जो धन विधेयक है ये पारित सबसे पहले कहाँ पारित होता है? तो लोकसभा ही पारित होता है। इसको पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। इसको राज्यसभा से कुछ मतलब नहीं होता है धन विधेयक को, इसको पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। इसको लाने का ऑर्डर राष्ट्रपति ही देता है, तभी लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, कुछ अगर गड़बड़ी हो गई विधायकों के बीच में, विधायक बोल रहा हूँ कौन सा होता है? सांसदों के बीच में। ठीक है, तो कौन डिसाइड करता है कि जो विधेयक है ये आपका धन विधेयक है कि नहीं है? डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, इतना 2-3 चीज बात याद रखिएगा कि धन विधेयक डिसाइड करेगा लोकसभा स्पीकर, ऑर्डर कौन देगा? राष्ट्रपति। और आपका धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पहले आता है, राज्यसभा के पास केवल जाता है। इसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है धन विधेयक को रोकने के लिए। ठीक है, बस एक नाम के लिए 14 दिन के लिए ये अपने पास रख सकता है। अगर नहीं भी आगे बढ़ाया तो उस बिल को पास माना जाता है। ठीक है, धन विधेयक के बारे में इतना आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? अक्रिय गैसों में से कौन सा वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। अक्रिय गैस आपका जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 18 में अक्रिय गैस, नोबल गैस के बारे में दिया हुआ है, जो कि पी ब्लॉक में है। कौन कौन सा है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। टोटल 6 हैं। 6 आपको नोबल गैस के कैटेगरी में रखा गया है। इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, कक्ष होता है, और उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, अपना ऑक्टेट, अपना अष्टक पूरा करके रखते हैं। ये किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन से क्वेश्चन पूछता है कि हीलियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कल आपको हम बता चुके हैं कि वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है क्योंकि हल्का होता है। ठीक है, और गुब्बारे में भरा जाता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, वे अपने साथ ऑक्सीजन
के साथ मिक्स करके हीलियम गैस उसमें मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का वेट कुछ ज़्यादा हो जाता है टंकी में, उसमें हीलियम रखते हैं क्योंकि हीलियम हल्का होता है, ठीक है, जिससे उनका टंकी का भार थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्स होता है उसमें, किसमें? जो ऑक्सीजन टैंक होता है, ठीक है। और आपको पूछता है कौन सा? नियोन से। नियोन आपका जो बल्ब में, ट्यूबलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। आर्गन के बारे में बताए थे कि मरकरी और आर्गन आपका ट्यूबलाइट में यूज होता है। आपका जेनॉन से, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, इसका नाम क्या है? स्ट्रेंजर गैस के नाम से इसको हम जानते हैं। कौन सा? स्ट्रेंजर गैस। अक्रिय गैसों में केवल रेडॉन ही नहीं पाया जाता है, बाकी सभी गैसें आपका वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। किससे? ट्राउस्ट प्रोडक्शन से है। गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन से भी संबंधित है। किससे? झींगा और प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है। और पूछता है इससे रिलेटेड और कुछ और फैक्ट, जैसे में ग्रीन रिवॉल्यूशन से पूछता है, हरित क्रांति से। वो किससे संबंधित है? कृषि से। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन सा? नॉर्मन बोरलॉग। और है श्वेत क्रांति। भारत में कौन? श्वेत क्रांति यानी दूध प्रोडक्शन से संबंधित है। कौन है? वर्गीज कुरियन। और आपका हो जाएगा जैसे रेड क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मीट उत्पादन से है, टमाटर उत्पादन से है। राउंड क्रांति मतलब गोला क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। फिश रिवॉल्यूशन, जिसको कि हम ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? फिश प्रोडक्शन से, ठीक है। सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। और मीट उत्पादन रेड रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट, मालगुडी डेज, लेखक कौन थे? मालगुडी डेज इंपॉर्टेंट है, अभी NTPC में पूछ चुका है। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? RK नारायण, याद रखिएगा। RK नारायण का कुछ और फेमस बुक है, हम बोल देते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। कौन? एक मालगुडी डेज आपका हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, अंडर द बनियान ट्री, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर महात्मा, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द डार्क रूम। एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, नेक्स्ट द इंग्लिश टीचर, नेक्स्ट द गाइड, नेक्स्ट द अंडर द बनियान ट्री, नेक्स्ट द वेंडर ऑफ स्वीट्स, नेक्स्ट वेटिंग फॉर महात्मा, नेक्स्ट बैचलर ऑफ आर्ट्स, नेक्स्ट द डार्क रूम। ठीक है, RK नारायण से इतना संबंधित आपको बुक याद रखना है। याद में नहीं रख सकते हैं तो एक याद रखिएगा, जहाँ भी मालगुडी मतलब टर्म आ गया आप RK नारायण मार के निकल सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, और एक द गाइड, 3 बुक आप याद रखिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पुस्तक गोदान के बारे में बताना है। इसका लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। इनका बचपन का नाम पूछा था NTPC एग्जाम में, इनका मतलब फेमस नाम क्या है? तो इनका नाम है धनपत श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव नाम था, धनपत राय श्रीवास्तव। इनका कुछ फेमस बुक है, गोदान तो हो गए, कर्मभूमि है, शतरंज का खिलाड़ी है, गबन है, मानसरोवर है, ईदगाह है। फिर से बोल रहा हूँ, धनपत राय इनका क्या था? फेमस नाम है, मतलब वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। इनका कुछ पुस्तक के नाम, गोदान आपका हो गए, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर और ईदगाह। नेक्स्ट, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नौकायान से है, बोट रेस से है वेलिंगटन ट्रॉफी का। ठीक है, वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? टोटल अभी 11 है। मूल संविधान में कितना था? जब संविधान बना था एक भी नहीं था, 0 था। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन के तहत एक संविधान और जोड़ा गया। टोटल मिला के अभी 11 आपका मौलिक कर्तव्य है।
11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें माता पिता को आदेश दिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन देना अनिवार्य है। ठीक है। कुकिंग गैस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन। कैसे याद रखिएगा? बीपी करके, ब्यूटेन और प्रोपेन। कुकिंग गैस उसका सिलेंडर होता है, मान लीजिएगा सिलेंडर उठाए, आपका बीपी बढ़ गया, ऐसे याद रखिएगा, सिलेंडर उठाए बीपी बढ़ गया, बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड का डिस्पैच नियम जो था उसको भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको 1854 में पेश किया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। किसका शासनकाल था उस समय? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, उसी के शासनकाल में चार्ल्स वुड के द्वारा डिस्पैच ऑफ वुड का नियम आया था, जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? भारत का नेपोलियन गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। किसने कहा था? किसने कहा था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो वी.ए. स्मिथ। एग्जाम में पूछता है कि वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त जो था और किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। और किसका पिताजी था? तो चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको कि हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही एक कवि था, क्या नाम था उनका? हरिसेन। हरिसेन, राइटिंग पर नहीं जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। हरिसेन, इसने क्या किया था कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से एक अभिलेख बनवाया था। एग्जाम में पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो था उसका रचना किसने किया था? तो हरिसेन। और हरिसेन किसके दरबारी में रहता था? समुद्रगुप्त के, जिसको कि हम भारत के नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। किसने बोला था? वी.ए. स्मिथ ने बोला था। इथेनॉल का अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल मतलब क्या? शराब, दारू। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। कल आपको हम बता चुके हैं कि जो भी जहर खाया हुआ आदमी रहता है, अगर हमको पता करना रहता है कि जहर खाया है कि नहीं, तो हम सबसे पहले लीवर को ही चेक करते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि आदमी जहर खा के मारा है, कैसे मारा है, क्योंकि भोजन आपका यकृत में जाकर ही स्टोर होता है। ठीक है, लीवर का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जो रोग हैं किसको प्रभावित करते हैं? यकृत को, लीवर को। ठीक है, यहाँ से पीत रस निकलता है, जिसको कि हम बाइल जूस बोलते हैं। स्टोर जाकर कहाँ होता है? गॉल ब्लाडर में, पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है, जिसको कि हम बिलिरुबिन बोलते हैं। अगर बिलिरुबिन का मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमको पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, चलिए, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है? कीमोथेरेपी किसके इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। कितने एग्जाम में तो बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछता है, और स्पेशल जो जी टर्म दे देगा, पूछ लेगा कि जी का मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म में। तो बेसिलेटे कैलमेटे ग्यूरिन होता है, बेसिलेटे कैलमेटे ग्यूरिन। ठीक है, किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपका टीबी होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा अंग को इफेक्ट पहुंचाता है? फेफड़ा को पहुंचाता है। ठीक है, लंग्स को पहुंचाता है इफेक्ट टीबी में। नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है। इसी नमक के कारण जो पानी का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए लोग साधारण पानी के कंपैरिजन में समुद्र में तैरना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट,
फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, और आपका बच गया ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोस्मोलॉजी। अभी तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अध्ययन से जो भी रिलेटेड है आपको याद रखना पड़ेगा। याद नहीं भी है, दिमाग में रहना चाहिए कि मतलब कौन सा अध्ययन को क्या बोलते हैं, आपका दिमाग में फिट होना चाहिए। फल का अध्ययन पोमोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोस्मोलॉजी, कैंसर ऑन्कोलॉजी, किडनी और आपका गुर्दा किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। ये सब आपको पता होना चाहिए। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है, कौन सा है, पीला फास्फोरस है। पीला फास्फोरस को ही हम कौन सा नाम से जानते हैं, आपका वाइट फास्फोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है। लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस का यूज कहाँ पे किया जाता है, चूहा मारने के लिए। जो माचिस का डिब्बी होती है तो उसका जो किनारे लगा रहता है जहाँ से आग निकलता है, यहाँ भी आपका लाल फास्फोरस यूज होता है। ठीक है। चूहा मारने के लिए भी लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। पीला फास्फोरस या वाइट फास्फोरस, ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है। लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसमें आग लग सकता है पीला फास्फोरस में। इसीलिए पीला फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। कहाँ पे रखा जाता है, जल में डुबोकर रखा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इंसुलिन का खोज किसने किया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन, इंसुलिन का बात आ गया, इंसुलिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, जिंक मिनरल। कौन सा, जिंक। और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में आयरन। 3 चीज़ याद रखिएगा। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो पैनक्रियाज के अग्नाशय के जो आपका लैंगरहैंस की जो कुपिकाएँ होती हैं वहाँ के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ग्लाइकोजन हमारे यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग में होता है, तो सबसे ज़्यादा तेज लाल रंग के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, लाल रंग। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, इसको हम जब भी आता है ना तो हमारे दिमाग में जड़ आता है कि जड़ इसको बोलते हैं, लेकिन जड़ नहीं बोलते हैं, इसको हम तना बोलते हैं। एग्जाम में कितने बार पूछा है, एक बार तो हम ही गलती कर चुके हैं। ठीक है। याद रखिएगा, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, ये क्या है, सभी के सभी आपका ताना है, जड़ नहीं है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है, शरीर के अंदर हेपेरिन के कारण नहीं बनता है। लेकिन कहीं कट फट जाए तो वहाँ थक्का बनना जरूरी है, तो किसके कारण बनता है, फाइब्रिनोजन के कारण बनता है। ठीक है। फाइब्रिनोजन के कारण बाहर बनता है, वो अंदर नहीं बनने देता है। कौन नहीं बनने देता है, प्रोटीन। और प्रोटीन बोल रहा हूँ, हिपेरिन प्रोटीन, उसके शरीर के अंदर आपका थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।